हो गया, बन गया। समझ गए कॉन्सेप्ट ना, क्या लिखना होगा इस पूरी थ्योरी को कई बार एग्जाम में, कई बार मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब लगभग आपको मान के चलो सेफ्टी वॉल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पूछ ही लेता है। अगर कांग्रेस पे क्वेश्चन उठा तो आपको रिफर करना ही होगा सेफ्टी वॉल। क्लियर हो गया? तो दोनों थ्योरी, इसमें 2-3 लोगों के नाम आएंगे। पहला नाम मैंने बताया लाजपत राय का नाम है। दूसरा आपने नाम सुना है गोवलकर साहब का नाम सुना है? गोवलकर नाम नहीं सुने? गोवलकर। आरएसएस सुने? आरएसएस, आरएसएस के हेड कौन होते हैं? कौन कौन नाम आया? सावरकर। आरएसएस के हेड की पोस्ट का क्या नाम होता है? आरएसएस सुने हो? तो आरएसएस का कोई तो हेड होता होगा, उस हेड को बोलते हैं, आपको नहीं आइडिया होगा, ऑब्वियस बात है, हम तो उसी स्कूल के हैं, उसको बोलते हैं सरसंघ चालक। ये हेड का नाम होता है। तो कायदे में आरएसएस के फाउंडर कौन है? आरएसएस किसने बनाई है? और ये भाई साहब तुमको आरएसएस नहीं पता है? पाकिस्तानी है जगह तुम्हारी तो भाई साहब, मैंने उस दिन समझाया था ना नेशनलिस्ट। आरएसएस किसके फाउंडर हैं? अब आरएसएस का फाउंडर नाम हेडगेवार। यार हेडगेवार का नाम सुने हैं? तुमने हेडगेवार का नाम नहीं सुना? देश आरएसएस चला रही है, मतलब ऐसा अपोजिशन का कहना है। आपने शक्ल देखी होगी, मे बी आपने उनका वो नहीं देखा, बाई फेस आपने देखा होगा। केशव राव, इनका नाम देखे हो? आपके स्कूलों में लगी होगी, मे बी हमारे स्कूल में तो भर के लगी थी। इनका नाम है केशव राव बलीराम हेडगेवार। केशव राव बलीराम हेडगेवार, ये हैं भाई साहब आरएसएस के सबसे पहले जो थे। तो इनके बाद ही आते हैं गोवलकर साहब, गोवलकर। इनकी नीड नहीं है, यहां जो मैं बताने जा रहा हूं उनका नाम है, ठीक है? अरे बड़े लो में, गोवलकर, एमएस गोवलकर, ये ऑथर हैं, इनकी है, ये है जो याद रखें, इन्होंने ये दी है सेफ्टी वॉल की थ्योरी पे ही लिखा है। इनका भी नाम आपको, जो हिंदी मीडियम के स्कूल हैं आरएसएस वालों में तो भरे हुए इनकी फोटोज, ये उनके पीछे हेडगेवार साहब, केशवराम बलीराम है ना, ये हैं गोवलकर साहब। तो इनका नाम रिफर करने में आएगा गोवलकर, ठीक है? तो इन्होंने भी उस थ्योरी में कुछ इन्वॉल्वमेंट किया, जो पीछे मैंने थ्योरी बता रहा था आपको सेफ्टी वॉल वाली में, उसमें भी इन्होंने याद रखे बोला था सेफ्टी वॉल की थ्योरी को लेकर के। इनका नाम आएगा गोवलकर, ठीक है? आप लोगों ने इसके नाम नहीं सुने होंगे, में भी कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस के बारे में ऐसा नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं कि आरएसएस की इंफॉर्मेशन ले लो एग्जाम में आएगी, बट आरएसएस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में तो है ना आरएसएस भाई, आरएसएस बना था 25 के अराउंड में, तो इतिहास का तो एग्जाम हो गया ना भाई। तो ऐसा बीजेपी तो कब आई है मार्केट में? बीजेपी कब आई है लगभग? अरे भगवान, बीजेपी कब बनी है? कसम से आज आगे बढ़ूंगा नहीं। बीजेपी बनी कब है? 1970 में, 70s में, बात खत्म हो गई। 70s का मतलब लगभग 70 से 80 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में, या 60 से 70 में। 70s किसको बोलोगे? ये भी अच्छी बात। 19th सेंचुरी अगर वर्ड यूज किया गया तो किस टाइम से किस टाइम की बात है? बोलिए। 1800 टू 1900 में 19th बोलते हैं पक्का? अभी कौन सी सेंचुरी में हो? 21st में। क्लियर? तो 21st मतलब रहे किस में? 2024 में, और हम लोग 21वीं सदी बोल रहे हैं। सदी का मतलब 100 साल, तो लॉजिकली 21वीं का मतलब हुआ 2000 से 2100। समझ गए मेरी बात को? तो लॉजिकली अगर आपसे पूछो 17 जैसे वर्ड यूज किया, 70s, 1970s का टाइम था, तो 1970s में कौन सा टाइम होगा? 60 टू 70, एक बैक पीछे चल रहा है ना, तो 80s बोलोगे तो 70 टू 80s आएगा। कायदे में ये कहानी आरएसएस की स्टार्ट होते एक वर्ड था भारतीय जनसंघ, उसको पता होगा सारा, वो आई नहीं ना तो मित्र, उसको सब पता होगा, माहौल वाली चीज ना। तो भारतीय जनसंघ जो था याद रखिएगा, शुरू में तो बना था, याद है मूवी देखिएगा अटल, अटल मूवी नहीं देखे आप लोग? ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया इस चीज को लेकर के क्या कहानी। तो जनसंघ के जो लीडर हैं वो 78 के आसपास, 75 में वो लगी थी इमरजेंसी, 77 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट खत्म हुई थी, तो 77 में जो आई थी पार्टी वो जनसंघ थी, वही बाद में बीजेपी में कन्वर्ट होती है। समझ रहे हो? तो इनिशियली अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, इन लोगों ने मिलकर के जो पार्टी बनाई थी वो थी जनसंघ। समझ में आया? तो ये कहानी थी। तो जनसंघ 70s में आया, 80s में कहानी स्टार्ट होती, इससे पहले 1925 में आरएसएस आ चुका था। तो ये सभी लोग आरएसएस के क्या थे? मेंबर थे। अटल मूवी में देखिए बहुत अच्छे दिखाएगा। आरएसएस आप लोग जानते हैं आरएसएस ना, वो हाँ हाफ पैंट पहन के हाथ में डंडा लेके शाखा करते हैं। मैं तो वहीं से 12th तक तो मैं उसी में रहा हूँ यार, 12th मतलब 10th तक तो मेरा रहा ही है। सरस्वती वाले स्कूल से ना, सरस्वती विद्या मंदिर, वो आरएसएस के स्कूल होते हैं। ठीक है, तो ये रहे थे, ये हर एक पार्क में सुबह सुबह पता नहीं लगती कि नहीं शाखा,
लगती है, हाँ, नमस्ते सदा वत्सले। खैर क्लियर हुआ। तो ये 1925 के आसपास की कहानी। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी की, इसका इनिशियली बीजेपी आरएसएस से ही निकली है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो बीजेपी है वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस की जो पॉलिटिकल थ्योरी को करने के लिए कोई जगह है वो कौन सी है? बीजेपी। अब है समझ में? तो जितने भी आप बीजेपी के मेंबर आप बड़े बड़े सुनोगे, अटल जी, मोदी जी, जितने भी हैं, वो सब किसके मेंबर रहेंगे? आरएसएस के रहेंगे ही रहेंगे। आरएसएस के अंदर जो थिंकर्स होते हैं, वही थिंकर जब ठीक ठाक हो जाते हैं तो उनको किस में भेज दिया जाता है? पॉलिटिकल विंग में। वो पॉलिटिकल विंग क्या होती है? तुम्हारी बीजेपी। अब आया समझ में? तो आरएसएस में ये सारे लोगों के नाम बहुत बार मिलेंगे आपको। एनीवे ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया आपको इसमें? सेफ्टी वॉल थ्योरी को आपको कोशिश कीजिएगा, एक बार सेफ्टी वॉल को गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या होती है। नोट्स में भी अवेलेबल है, गूगल में भी है, जहां आप चाहें पढ़ करके उसको एटलीस्ट 300 to 400 वर्ड्स में एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। चलो अब आओ, इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस। इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का शुरुआती चरण। इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस, पहला फेज। कांग्रेस में 3 फेज आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, कांग्रेस के 3 फेज हैं। पहला है 1885 से 1905 का फेज। दूसरा है 1905 से 19 अप्रॉक्स 30 का फेज। और तीसरा फेज होगा 1932 47 का फेज। ठीक है, इस वाले फेज को बोलते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी मतलब मॉडरेट्स। उदारवादी मतलब लोग नेट करते चल रहे। इस वाले को बोलते हैं उदारवादी प्लस गरमपंथी। गरमपंथी, ध्यान रखना, कांग्रेस में कभी भी गरमपंथ का पूरा फेज नहीं रहा है। क्या आपको लगे कि गरमपंथ में कन्वर्जन हुआ है? ऐसा कभी कोई फेज नहीं रहा, दोनों मिक्स करके चलेंगे। और इस फेज में उदारवादी एक, गरमपंथ मतलब एक्सट्रीमिस्ट, प्लस गरमपंथी प्लस क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, ये 3 तरीके के लोग होते हैं। ये फेज है 30 to 47 में। क्रांतिकारी आप लोग समझते होंगे, सुने होंगे, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। 3 तरीके के लोग होते हैं। डीएम साहब अगर आपके ऑफिस में हैं और डीएम साहब से आपको अपनी शिकायत करनी है, तो पहला जो लोग होते हैं, पहले वाले जिनको मॉडरेट्स वर्ड यूज किया गया, वो लोग डीएम साहब के ऑफिस जाएंगे और उनको जाकर के क्या देंगे? एक एप्लीकेशन देंगे कि सर ये दिक्कतें हैं, आप सॉल्व करिए। समझिए, इस तरह के लोग पहले वाले हैं। क्लियर? दूसरा होता है, दूसरे वाले लोग आते हैं कि डीएम साहब के ऑफिस में नहीं जाएंगे। डीएम साहब जब नीचे उतरेंगे तो नीचे खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता, प्रदर्शन टाइप का जो वो होते हैं आपके ये वाले। ठीक है, गरमपंथ। तो ये जो गरमपंथी लोग होते हैं, इन्हीं में नाम आएगा आपके सामने लाल, बाल और पाल, रट जाना, एलबीपी प्लस घोष। ये 4 नाम आते हैं। लाल बताना स्पेशली किसके? गरमपंथ की बात कर रहा हूं। लाल, बाल, पाल। लाल से लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, बहुत सारे लोग लाल से लाल बहादुर शास्त्री लिख मारते हैं, गड़बड़ाना नहीं। लाला लाजपत राय। बाल से तिलक, लिख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। पाल से बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल। और घोष कौन है? अरविंदो घोष, बिल्कुल सही, अरविंद घोष 4th। ये चारों लीडर होते हैं। तो जब डीएम साहब नीचे उतरेंगे तो डीएम साहब मुर्दाबाद, डीएम साहब मुर्दाबाद। ये हैं गरमपंथ। पहले वाले से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ, दूसरे वाले से जब खास हासिल नहीं हुआ, तो एक नई पीढ़ी आती है, यंग जनरेशन निकल करके आई, जिसको लगा इन चीजों से कुछ नहीं होगा। तो तीसरे जो लोग होते हैं कौन? क्रांतिकारी। डीएम साहब नीचे उतरे, नीचे वेट कर रहे हैं, जैसे ही नीचे आए निकाली पिस्टल, उड़ा दिया डीएम साहब को। आदमी खत्म, काम खत्म, बैटरी खत्म हो गया।
वो तीसरे फेज कौन से होते हैं? रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी लोग। इतिहास में तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। कभी बहुत बहुत अब एनालिसिस वाले टॉपिक चलेंगे। अगर हिस्ट्री में पूछे कि कौन सा फेज सबसे सक्सेसफुल रहा, तो ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई एक सेक्टर पहला था या दूसरा या तीसरा, सबका कंबाइंड रोल है। हिस्ट्री में क्या रिवॉल्यूशनरी लोगों का रोल नहीं रहा? अगर नहीं रहा होता तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नाम ही नहीं जानते आप। पढ़ते तो हैं, तो नाम तो था। दूसरे कौन है? लाला लाजपत राय, नाम सुने हैं, उनका भी रोल होगा। गांधी जी ऑलरेडी थे ही, तो गांधी जी किसमें हो गए? पहले वाले में, उदारवादी में। तो पॉइंट कभी भी आपसे पूछ, इवन गांधी जी ने भी लास्ट में आते आते कुछ हद तक गर्मपंथ को सपोर्ट किया था। 42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा, वहां पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। सुना है? करो या मरो। मरो, मरो में अपने आप फीलिंग किस चीज की आ रही है? वायलेंस की आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब गांधी, पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है सिविल्स का, कि गांधी जी ने कभी वायलेंस को सपोर्ट किया है? तो आंसर क्या लिखना होगा, उस समय का क्वेश्चन है। तो 42 में ऐसा दौर आया था जब गांधी जी भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अंग्रेज लोग ना बेवकूफ बनाए पड़े थे, हम देंगे देंगे आजादी, देंगे 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 करके ये कहानी शुरू होती है 1915 से, 15 से, और 42 तक आते आते कुछ नहीं मिला। तो सीधे सीधे इसका मतलब क्या हो रहा? धोखा दे रहे हो ना, तो अल्टीमेटली गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उस गुस्से में ही उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? करो या मरो, डू और डाई वाला। तो गांधी जी ने, इवन ऐसा भी था, अंग्रेजों ने बोला था गांधी जी से, गांधी जी थोड़ा बोलिए आप। गांधी जी ने बोला मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इंडिया में दंगे हो रहे थे ना, तो गांधी जी से बोला गया था ब्रिटिशर्स ने कि गांधी जी आप रोकिए, तो गांधी जी ने बोला मैं नहीं रोकूंगा भाई दंगे। इसका मतलब एटलीस्ट इनडायरेक्टली हुआ कि नहीं वो सपोर्ट? तो एटलीस्ट हुआ। तो पॉइंट बस ये है कि इन तीनों का अपना अपना रोल है हिस्ट्री में। तो किसी एक को आप, हाँ ये कह सकते हो कि अगर आपको किसी एक को चुनना है ज्यादा, तो ज्यादा हमेशा किसका होगा? पहला वाला। शांत वाला फेज जो होता है, हमेशा किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना, यही 3 सॉल्यूशन है। सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या होगा? अगर तुमको सेलेक्ट करना ही है सॉल्यूशन को, तो पहला सॉल्यूशन क्या सेलेक्ट करोगे? कोई मैटर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच में झगड़ा हो जाए, रिश्तेदारी के बीच का है, तो झगड़े इन्हीं 3 तरीके से सॉल्व हो सकता। आप रोज रिश्तेदारी के घर में जाकर के बैठिए कि भैया बताओ क्या दिक्कत है, ये हुआ पहला। दूसरा, रिश्तेदारी वाला नीचे मिले तो थोड़ी गुस्सा हो जाए, और तीसरा मिले तो, समझ गए? तीनों में से बेहतर कौन सा ऑप्शन है? तो लॉजिकली अगर आपको कहते कि आपको नहीं एक सिलेक्ट करना ही है, तो हमेशा इस पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर करना ही, लेकिन नहीं, आंसर मतलब बहुत मजबूरी हो तो इधर जाना, नहीं हो तो लगभग, हाँ ये कह सकते हो 60 इसका है, 30 इसका है, 10% उसका है। क्योंकि रिवोल्यूशनरी किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं, आउटपुट नहीं होता है। झगड़ा तक तो सही है, लेकिन मार देना, क्योंकि इस मारने वाली सिचुएशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप सामने वाले को भी ऑप्शन दे रहे हो। भाई अगर आपने एक ब्रिटिशर्स मारा, तो ब्रिटिशर्स को आपने ऑप्शन क्या दे दिया मारने का? ये चीज भगत सिंह ने किया था, जो काकोरी वाला केस हुआ था, या फिर सैंडर्स को जब गोली वोली मारी गई थी, तो उसके बाद अंग्रेजों को आपने मौका, देखो क्या है ना, जब तक आप हाथ पीछे करके लड़ रहे हो तब तक आप चाहे जितना बोल दो। भाई इवन खली भी है, समझो बात को तुम। भाई अच्छा, ब्रिटिशर्स और इंडियंस में से ज्यादा मजबूत कौन थे? स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स टेक्निकली थे, उनके पास वेपन्स ज्यादा थे। तो अगर आप उनसे बात करने जा रहे हो तो प्यार मोहब्बत से बात करते चलो, गुस्सा भी चलेगा, टच मत करो। लेकिन अगर आपने एक उनके लगा दिया बाई चांस किसी रीजन से, तो उनके पास आपने क्या कर दिया? पॉइंट ये नहीं कि वो तुम्हें एक मारेंगे, वो तुम्हें 10 मार सकते हैं, क्योंकि तुमने ही तो खोल दिया ऑप्शन। अगर वो पहले मारेंगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कोर्ट जाने का, लेकिन अगर तुमने पहले हाथ चला दिया तो लॉजिकली उनके पास ऑप्शन खुल गया, वो कितना मारेंगे उनकी मर्जी। भाई तुम एक में घुसोगे, वो 10 में घुसोगे। दिक्कत समझ रहे हो? गांधी जी ने इसीलिए 22 में जब पढ़ोगे आगे, वो मूवमेंट पढ़ोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा 1922 में, उसमें गांधी जी ने एक क्लियर बोला था कि साहब आपको हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन इंडियंस थोड़ा मैंने भी देखो 1857 बताया था, इम्पेशेंट, याद है 30 मई की डेट थी, 10 को शुरू कर दिया था, बस यही समस्या थी। गांधी जी ने बोला भाई साहब लड़ना नहीं है, क्योंकि मैं आजादी दिलाऊंगा, परेशान ना हूं, लड़ना नहीं है। लेकिन इंडियन 2 4 5 6 बॉल पे सिक्सर हो गया, तो हर बॉल पे थोड़ी 6 लगेगा यार। वही माहौल बना, गोरखपुर की सिचुएशन आई, वहां पे एक जगह चौरी चौरा, वहां पे उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, खुशी के मार, समझ रहे आप, तो हम आजाद हो रहे, बस माहौल बन गया। आपने आग लगाई, उससे हासिल क्या पता? आपने 22 पुलिस वाले मार दिए। उस 22 के चक्कर में अंग्रेज कितना मारेंगे आपको पता है? तो जो आजादी पिछले 20-25 साल से लड़ाई लड़ी आ रही थी, वो सारी चीजें बैक हो गई थी। इसीलिए गांधी जी ने बोला था कि अगर मेरी सुननी है तो जो मैं कहूं या तो उसको मानो, और अपनी करनी है तो अपनी कर लो। तो उसके बाद से फिर गांधी जी नेशनल लीडर कन्वर्ट होते हैं। फिर गांधी जी जो कहते थे वही फिर हुआ, और अंत में 47 में हमें आजादी मिली कि नहीं मिली चीजों को लेकर। तो गांधी जी का रोल रहेगा, तो परेशान ना होइए कि गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। पसंद करते हैं आप, नहीं करते हैं, मैटर नहीं करता है। गांधी जी
बड़े आदमी तो गांधी जी पढ़ेंगे, गांधी जी के अलग लेक्चर होंगे प्रॉपर। क्या लिखे, क्या हो, कुछ वर्ड लिखे हो? अच्छा फेज लिखे इनिशियल वाले, हाँ ठीक है लिखो लिखो। इन दिस फेज द मेन लीडर वॉज ऑफ मॉडरेट इरा। इस दौर में कांग्रेस में उदारवादी लोगों का वर्चस्व था। मॉडरेट इरा, लीडर्स का नाम पीछे आपको बता रखा हूं मैं। दे क्लियरली बिलीव ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। दे क्लियरली बिलीव, उन्हें पूर्ण विश्वास था, ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, केवल संवैधानिक मार्ग से ही, ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फ्रीडम कैन बी या फ्रीडम मिल सकती है। ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब समझ आ गया, डिस्कशन, जब जो मैंने बताया वही नॉर्मल बिलीव था। अभी मैं आगे बताऊंगा, रोल वगैरह आएगा। दूसरा इसी में ही पॉइंट है, इसी जो चल रहा है फेज में, फ्रीडम कम्स स्लोली, आजादी धीरे धीरे आती है, स्वतंत्रता धीरे धीरे आती है, बट फाइनली इट कम, लेकिन अंततः आएगी, ये पक्का, फाइनली इट विल कम, अंततः आएगी, ये सच्चाई है। आपने वो मूवी देखी है लगे रहो मुन्ना भाई, याद आ गया थ्योरी? वो आप लगातार अगर इस तरीके की थ्योरी पे काम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सामने वो वाला बड़ा अच्छा दिखाया था, पान थूकता है जो गुटके वाला, याद आया सीन? अरे गुटका रोज उसके घर के सामने थूक के चला जाता था, वो रोज साफ करता था। कभी ना कभी ऐसा दौर आएगा, नहीं होगी रियलिटी, आप करके देखिए इस चीज को, ये वास्तव में आप लगातार किसी करेंगे, सामने वाले को कभी ना कभी गिल्ट होता है। अब आपको सर कुछ लोग होते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो है आप क्या, कोई हर रिश्तेदारी में कहा तो वही जाता है कि सर वो नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। फैमिली मेंबर ऐसे नहीं होते यार, अरे भाई साहब, रिलेटिव्स में कि फैमिली मतलब अपनी प्रॉपर फैमिली की बात नहीं कर रहे ना, हैं? अच्छा है जो आप बोलते हैं ना वो रिकॉर्ड नहीं होता है, जो मैं बोलता हूँ वो रिकॉर्ड होता है इसमें। देखो वो अपने परेशान है बेचारे दादा से, परेशान दादी से। एक्चुअली गलत नहीं होंगे, देखो बात को समझो, मैंने बोला ना आपका ना उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है चीज़ों को लेकर के, दिक्कत बस ये होती है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि दादी या दादा, जनरली जो जनरेशन गैप होता है ना वो यहीं पे हो जाता है थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के। अब मैं देखो मैं हो सकता है ना जानता हूँ, बट जनरली मैंने जहाँ तक बुजुर्गों में देखा इस चीज़ को लेकर के, वो अपनी बात को ना एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही जाती है, 10 से पहले की जो सोच होती है ना 10 ईयर से, और वही सेम सोच 60 के बाद हो जाती है, बचपना वाली, सिंपली है। तो वो चाहते हैं जैसे बचपन में आप हर एक चीज, बच्चा नहीं जिद होती है जो, वही सेम जिद 60 के ऊपर वाली होती है, यही होता है। तो आपकी जो थ्योरी 10 के पहले काम करेगी, वही सेम थ्योरी आप 60 के बाद काम करेगी, देखिए बढ़िया चलेगा। समस्या क्या है, हम उनको लेकर के सोचते हैं कि अब ये तो बुजुर्ग हो गए, मैच्योर हो गए, नहीं, ये अपने आप समझे, नहीं होता यार, धीरे धीरे। देखो बच्चा क्या होता है, भूलने की आदत होती है उसको, तो 60 के बाद क्या होता है, बोलने की आदत होती है। बहुत सिचुएशन समझना इस चीज को लेकर के, जो आप ध्यान से कभी नोटिस करना, 0 से 5-6 साल तक जो बच्चों की आदतें हैं, क्या वही आदत 60 के ऊपर बुजुर्गों की नहीं हो रही है? चेक कर लेना, सेम फिजिकली मेंटली, मैं सारी बात कर रहा हूं। डायपर पहनते हैं, आपने देखा बुजुर्ग लोग भी डायपर पहनते हैं, और बच्चे भी डायपर पहनते हैं। अब आप बोलोगे सब बुजुर्ग लोग डायपर, आपने हो सकता नहीं सुना, वैसे एडल्ट डायपर आते हैं कि नहीं आते, बताइए। भूलने की बीमारी होती है, सब कुछ वही, वो जिद, छोटे बच्चे जिद करते हैं, सुने हो, कोई भी बात आप बोलो नहीं 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 नहीं, सेम कहानी वहां करते हैं। तो जो आप बच्चों के साथ डील करते हैं, वही चीज आप उनके साथ ट्राई करके देखो, काफी हद तक मैटर सॉल्व हो जाता है, ऐसा है। बाकी मैंने ऑप्शन खोल रखा है, क्योंकि मैं क्या बोलूं यार, अंदर की बातें बहुत सारी होती हो सकता है। खैर धीरे धीरे हाँ आ जाएगी। हाँ, दे डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, दे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉमा, या लोग ऐसे करो, डे डिमांड्स, उनकी मांगे थी, डिमांडेड डैश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक सुधार,
प्रशासनिक, संवैधानिक और राजनीतिक, इन तीनों सुधारों की बात की। नेक्स्ट, दे कंप्लीटली बिलीव इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। दे कंप्लीटली बिलीव इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्हें ब्रिटिश संसद पर पूर्ण भरोसा था। दे कंप्लीटली बिलीव इन ब्रिटिश पार्लियामेंट की किस चीज पे समझे? ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडियंस के लिए क्या करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा इनका सोचना था। इसीलिए 1889 में कमेटी तक बनाई जाती है कि जो जाकर के बताएगी ब्रिटिशर्स के कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है XYZ करके, बट वही है, सब सोच का आता है। तो अब लेकिन अभी मैंने बोला ना, अभी आपको अच्छी चीजें पढ़नी है। अच्छी चीज किसकी? मतलब जो मॉडरेटर्स थे इन्होंने कुछ खास हासिल किया वो पढ़ना है, ठीक है? तो लिखो रोल ऑफ मॉडरेटर्स, हेडिंग डालो रोल ऑफ मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स का रोल, मॉडरेटर्स का रोल क्या होता है इसमें? रोल ऑफ मॉडरेटर्स मतलब इनका क्या क्या था? तो मॉडरेटर्स ने कुछ अच्छे काम किए हैं। अरे यार फिर वही शुरू। तो पहला काम लिखिए, आलोचना करने का काम किया है। लिखिए क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। ये चीजें आप पीछे जान चुके हैं लेकिन इसके पॉइंटर लिखने हैं। क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स पॉलिसी, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। स्पेशली किसकी होगी? इकोनॉमिक पॉलिसी की ना। थोड़ा स्पीड में आइए तो जरा, क्रिटिसाइज में पॉइंटर समझिए। लिखिए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी प्रपोज, दादा भाई नौरोजी ने प्रपोज किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। एक नाम इसमें आएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। दूसरा इसी में नाम लिखिए RC दत्त। RC दत्त इनकी थ्योरी का नाम है, मतलब इनकी बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत काम की किताब है प्रीलिम्स के लिए, रट जाना। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त की किताब है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री सेम रहेगी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों जो चीजें हैं, सोर्स हैं, इन दोनों ने इंडियंस में ब्रिटिश इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि कैसे ये कर रहे थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में ही, क्रिटिसाइज में पहला समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, दे क्लियरली थॉट, उनको क्लियरली पता था, दे क्लियरली थॉट दैट ब्रिटिश एम्पायर was only responsible for the decay of Indian industry। ब्रिटिश शासन भारतीय उद्योग धंधों के नष्ट करने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार था। ब्रिटिश एम्पायर was clearly responsible for the decay of Indian industry। सही बात भी थी। Because the drain was done in, because the drain was done in, ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना। ड्रेन समझते हो? ड्रेन को निकासी बोलते हैं ना। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मतलब इंडिया से जो पैसा जा रहा था वो कहां जा रहा था? इंडियंस का जो पैसा था वो कहां जा रहा था? लिखिए ड्रेन, बिकॉज द ड्रेन वॉज डन इन डैश। नंबर 1 सैलरी में, मतलब इंडियंस का पैसा कहां खर्च हो रहा है ये वो मैं बता रहा हूं, समझ गए? तो पहला लिखो सैलरी में, फर्स्ट सैलरी, समझ गए सैलरी सबकी। दूसरा इंटरेस्ट, ब्याज में। कौन सा ब्याज? इंडियन की बेसिस पे ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने दुनिया भर से क्या ले रखा था? लोन। तो उस लोन का ब्याज भी हमसे लेते थे। तो सेकंड हुआ इंटरेस्ट। थर्ड गुड्स, सामान के लिए, वो सामान जो दुनिया भर से खरीदते थे, ठीक है? ब्रैकेट में लिख दो सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, चाहो तो डैश करके लिख लो वेपन्स। दुनिया भर में एक तो हमारे ऊपर ही कंट्रोल करना है और हमें कंट्रोल के लिए तुमको कट्टा खरीदना हो, कट्टे के लिए पैसा कौन देगा? हम ही देंगे। मतलब अलग सिस्टम चल रहा था उस समय का। ये सब किसने समझाने का? ये समझो किसने? नौरोजी साहब ने इसीलिए समझाया था कि आप समझो क्या कर रहे हो, तब जाकर के हमें दुनियादारी दिमाग खुलता। अच्छा यार ऐसा होता है। थर्ड, नेक्स्ट जो भी नंबर है, नेक्स्ट इंटरेस्ट। अच्छा वो इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट होगा। एक और लिखो इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखो। याद है मैंने कुछ बताया था, रेलवे वोलवे में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देंगे। कुछ याद आ रहा? डलहौजी वाली पॉलिसी
3 फेज बताए गए थे इनिशियली ब्रिटिशर्स पॉलिसी में, पहले ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे। तो पहले में यहां से पैसा लेकर के गए थे, वहां पे उन्होंने क्या लगाया था, फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री के बाद पैसा कमाया था, उस कमाए को बोला गया था कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो जब इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाले इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, समझ गए? तो ये वो इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, होम एक्सपेंडिचर, गृह व्यय, होम एक्सपेंडिचर, गृह व्यय। यहां पे गृह व्यय का मतलब होता है पेंशन। पेंशन अच्छा है बुरा? अपने पिताजी से पूछना अगर मिलती होगी, और खुद से पूछना पेंशन अच्छी है बुरी? अच्छी है पेंशन? अरे वाह, तभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अब तो नहीं मिल रही, अब इस भरोसे बैठे हो पेंशन मिलेगी, तो गलतफहमी पाले हुए हैं, आपको पेंशन खत्म हो गई है। पेंशन अच्छी क्यों है, मुझे एक पॉइंट बताइए, कोई भी एक रीजन, सर इसलिए अच्छी है पेंशन। नई वर्क का आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया, नई वर्क कर रहे, तो वो आपको पैसा किस चीज का मिलता है? तो उसका पैसा मिला आपको सैलरी की फॉर्मेट में? मिला तो था। तो जब आप काम कर रहे तो आपको सैलरी मिली, सही बात है। अब आप काम नहीं कर रहे तो काहे का पैसा? तो वो जाने, बहुत बड़ा बर्डन है इंडिया में पेंशन, आपको पता है गवर्नमेंट के ऊपर। फालतू के पैसे पेंशन की फॉर्मेट पे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? 2007 के बाद से पेंशन क्यों बंद हो गई इंडिया में? इसीलिए बंद हो गई क्योंकि इंडिया के ऊपर तगड़ा बर्डन था गवर्नमेंट का। भाई आप मुझे पेंशन का कॉन्सेप्ट समझाइए। अगर आपने काम किया सर तो आपको उसके बदले सैलरी मिली, और जब आप रिटायर हुए तो एक मुश्त आपको पैसा भी मिल गया। उसके बाद आप अगर 40 साल जीते हैं तो 40 साल गवर्नमेंट आपको पाल रही है। यही तो हुआ सिस्टम। आपका आउटपुट क्या है? 0। लेकिन सैलरी आपको कितनी मिल रही हर महीने? आपके अकाउंट में 50 या 60 हजार रुपए डाल रही है। मुझे लॉजिकली बताइए, 50-60 हजार का कोई एक्सक्यूज है? ये तो एक बंदे की 50-60 पेंशन लोगी, लाखों में होती है पेंशन, जिनकी सैलरी हाफ होती है ना उनकी। आप हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा जाता होगा, और उस पैसे का आउटपुट क्या है? 0। तो गवर्नमेंट के बर्डन पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है? भाई सरकार कहीं से कमाए कहीं दे, समझ में आए। तो किससे? आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही, लेकिन आप खाली बैठे हैं तो पेंशन मिलने का कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दिया। तो अब अगर आपको पेंशन कटवानी है, मतलब लेनी है, तो आपको एनपीएस में इनरोल करना होता है। नेशनल पेंशन स्कीम होती है, आप उसमें इन्वॉल्व करिए। आप 10,000 रुपया उसमें डालिए, जितना आप डालेंगे उतना पैसा गवर्नमेंट डालती है। ये फिक्स हो गया इस समय। एनपीएस में डालिए मोटा मोटी अप्रॉक्स लमसम डालेंगे, और फिर रिटायरमेंट के बाद आप उसको मंथली बेसिस पे चाहेंगे तो वो इन फॉर्मेट ऑफ, ये सही है। हिसाब समझ में आ रहा? गवर्नमेंट अभी भी क्या कर रही है? रोल कर रही है, बट डिफरेंस समझ में आ रहा? आपको भी डालना है पैसा। इसमें दो चीजें, पहली चीज गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया, दूसरी चीज आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई, तीसरी चीज आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो खुद का पैसा दो ना यार। आपको पूरी सैलरी नहीं डालनी, आप जितनी डालोगे उतना मैं डालूंगा, वो ये रूल है। अब हर महीने के लाख डालो, हर महीने लाख मैं डाल रहा हूं आपके लिए। हिसाब समझ में आया? मेरे पास पैसा है लेकिन मैं फ्री में नहीं दूंगा आपको। सिस्टम समझ में आया? इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है कि नहीं मार, ये डीए बढ़ाओ, ये बढ़ाओ लेकर के। खैर समझ में आया? तो ये हुआ पेंशन की बात हो गई। खैर नहीं वे, नेक्स्ट ये हुआ क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ का चल रहा है ना? हाँ ठीक है। ये हुआ पहला रिफॉर्म। कौन सा था पहला? क्या लिखे हो? इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा था ना, क्रिटिसाइज किया था ना? हाँ ठीक है। दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल, तुम लोग हेडिंग क्या लिख रहे हो? रोल लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है। दूसरा लिखे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, संवैधानिक और वैधानिक सुधार। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म मतलब संविधान की तरफ से इनके हिसाब से क्या रिफॉर्म उफॉर्म हुए थे वो। तो पहला ध्यान से लिखेगा, मैक्सिमम इंडियंस wanted to become the member of काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। कई सारे भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य बनना चाहते थे, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य बनना चाहते थे, काउंसिल के सदस्य बनना चाहते थे। गवर्नर जनरल की ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल होता है ना उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल होती है गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए। तो उस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिशर्स होते थे। तो इंडियंस चाहते थे कि हमें भी मेंबर बनाओ साहब, ये थोड़ा सा डिमांड थी इनकी। ये बट लिखो टिल 1892 1890 तक
only 45 Indian became the member